हेलो, आफ्टर सो मेनी डेज आई एम हियर। तो अब जैसे कि 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं तो हम जल्दी से जल्दी हर एक चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बेसिकली ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो केमिकल रिएक्शन हम तब बोलेंगे जब कोई केमिकल चेंज हुआ होगा, वहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल आपको कब हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर केमिकल चेंज हुआ है? तो फर्स्ट थिंग जो जाती है, अगर केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पे भी हुआ होगा तो वहाँ पे चेंज हुआ होगा स्टेट में। पहला चीज़ चेंज इन स्टेट हुआ होगा, नहीं, और दूसरा चीज़ कलर वहाँ पे चेंज हुआ होगा। तीसरी चीज़ टेम्परेचर में कुछ बदलाव आया होगा और नहीं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ होगा। ये 4 चीज़ें होंगी तभी हम बोलेंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब एग्जाम्पल जैसे कि है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.1 भी है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो जो रिएक्शन में मतलब मिलके और एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। उसको हम लोग जो एक तरफ रिएक्टेंट रहते हैं और एक तरफ प्रोडक्ट रहते हैं। अब एक केमिकल इक्वेशन ही एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। अब व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग दर्शाने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। उतने ज़्यादा दिमाग हम लोग को नहीं खपाना था कि मैग्नीशियम भी लिखे फिर ऑक्सीजन भी पूरा लिखें, इसीलिए हमने सिंबल बनाया और उसी को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखने को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ अब उसके बाद से बात आती है, दो तरीके के केमिकल इक्वेशन होते हैं। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हर एक इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब क्यों हमें हर एक इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है? पहला कि वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? क्लास 9 में आपने पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स का रहेगा वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का रहेगा। अगर इधर 2 आलू हैं तो इधर भी 2 ही आलू रहेंगे। सिंपल सा बात यही था। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब इसके बाद से मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम 2 हुआ है तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। इससे 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस हो गया। अब किसी भी रिएक्शन को हमें ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे सॉलिड के लिए हम एस यूज़ करते हैं, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए गैस, और एक्वस फॉर्म यानी जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है उनके लिए हम एक्वस यूज़ करते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ होता है और प्रेसिपिटेट भी होता है, वो आगे आप लोग को मालूम चल जाएगा। अब उसके बाद से बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस इस जो जनरल फार्मूला मैंने लिखा है इसको आप याद रखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बी। मतलब जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। ये आपका, अब मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराते हुए चलूँगा, एक्टिविटीज़ भी। तो ये जो रिएक्शन है यही आपका एक्टिविटी 1.4 है। आप एक्टिविटी 1.4 पढ़ के देख लीजिएगा। CaO को क्विक लाइम बोलते हैं। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम और हीट जनरेट करता है। सिंपल सा बात है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को बोला जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बर्निंग ऑफ कोल इज एन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी, ये कई बार एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ नहीं, बेसिकली एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो 2-3 अपने रिएक्टेंट में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी दोनों में टूट जा रहा है, यानी एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में टूट जाता है, उसी को बस बोला जाता है। यहाँ पे FeSO4 है, फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में टूट जाता है। यानी एक प्रोडक्ट यानी FeSO4 यानी 3 यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी
में डिवाइड हो गया। अब ये वाला जो आपका एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 1.5 और इसमें एक्टिविटी में आपको कलर चेंज के बारे में भी बताना है। एक एग्जांपल यहाँ पे भी है CaCO3। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। हर बार लगभग से ऑलमोस्ट मुझे याद है हर एक बार ये एग्जांपल पूछा गया है, जहाँ पे CaCO3 लाइम स्टोन को हीट करके हम लोग क्विक लाइम CaO प्लस CO2 का बनता है। और CO2 हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, वहीं पता चलता है कि CO2 निकला है। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हीट की मदद से रिएक्शन किया जाए। जैसे यहाँ पे CaCO3 है, लाइम स्टोन है, उसको हम लोग हीट करेंगे, सॉरी यहाँ पे सिंपल देना भूल गए हैं, तो वो CaO प्लस CO2 बनाएगा। यहाँ पे हमने CaCO3 लाइम स्टोन को हीट किया तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, यानी यहाँ पे एक प्रोडक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया। किसकी मदद से टूटा, हीट की मदद से टूटा, इसी से इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद से बात आती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जहाँ सनलाइट की मदद से कोई भी एक कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जा रहा है। जैसे AgCl, वहाँ पे हम लोग सनलाइट प्रोवाइड देंगे इसको, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये Ag और Cl2 में टूट जाएगा। ये एक्टिविटी 1.8 भी है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको तोड़ा जाएगा, एक्टिविटी 1.7 है। आप पढ़िएगा, आप उस अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 1.7 कुछ नहीं बोल रहा है, बस इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहा है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी 1.8 है, जहाँ पे AgCl को एक चाइना डिश में लिया जाता है, फिर उसको धूप में रखा जाता है, वो Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो वहाँ वो चीज़ है, मतलब कि एक ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड लेस रिएक्टिव कंपाउंड को हटा देता है। उसके लिए आपको ये टोटल रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बात ये रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। सबसे रिएक्टिव K होता है, उसके बाद Na होता है, उसके बाद Ca होता है, MgAlZn। सिंपली आप इसको अच्छे से याद कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu बनाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव दिखाने के लिए हम लोग सॉलिड, एक्वस और सॉलिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यही रिएक्शन एक्टिविटी 1.9 में भी है, आप जाके देख सकते हैं। ये सेम टू सेम रिएक्शन है वहाँ पे। बेसिकली एक मतलब होगा एक कंपाउंड, उसमें से बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट छोटे रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से सब हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे वहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए AB प्लस CD, तो यहाँ पे AC होगा और यहाँ पे BD डिस्प्लेस होगा, यानी A के पास C आ जाएगा और D के पास B चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए Na2SO4, Na यहाँ पे है आयन और SO4 एक आयन है, BaCl2 Ba एक आयन है और Cl एक आयन है। तो Na किसके साथ जाएगा, Na चला जाएगा Cl2 के साथ और Ba चला जाएगा SO4 के साथ। तो यहाँ बना देंगे BaSO4 and 2NaCl। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं VBI लिख देता हूँ, बिकॉज क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को क्योंकि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, मैंने उधर बोला था कि प्रेसिपिटेट के बारे में आगे बताऊंगा, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो हमारा बन रहा है वो BaSO4 बन रहा है। BaSO4 को मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये वाइट कलर का होता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है इसी के कारण से, और इसी रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितनी बार एग्जाम्स में। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन मतलब, अब बस आप शुरू वाले वर्ड याद रखिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन
ऑक्स से क्या आता है, ऑक्सीडेशन याद आता है। तो ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्स होगा वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, और जहाँ पे ऑक्स होगा वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यानी जब ऑक्सीजन होगा तब हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन इज एज, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इसी तरह आपको याद हो गया। और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब रिडक्शन में, अब जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिडक्शन में जाहिर सा बात है हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव्ड होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ प्ले हो, वहाँ पे हम लोग उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सॉरी। अब यही एक एग्जांपल दिया, मतलब एक एक्टिविटी है एन 1.11, उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, यानी Cu प्लस O2 इज इक्वल टू, ये फॉर्म करता है Cu। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो एक्टिविटी 1.11 बेसिकली यही बोलना चाहता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो बेसिकली सब बात है कि वो ऑक्सीडेशन होगा। अब कोरोजन एंड रेसिडिटी, व्हाट इज कोरोजन एंड रेसिडिटी? कुछ नहीं है, जब एक मेटल अपने सराउंडिंग में मॉइस्चर, एसिड से रिएक्ट करता है या फिर उसके द्वारा अटैक किया जाता है, तो कोरोड होने लगता है और वो कोरोजन का फॉर्म कर लेता है। अब सिल्वर के केस में क्या होता है कि उस पर ऊपर ब्लैक कोटिंग जम जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग ट्राइनिशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं, और कॉपर के केस में भी कोटिंग, ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कोरोजन के वजह से क्या होता है, कार बॉडीज को डैमेज होता है, ब्रिज को, आयरन रेलिंग, शिप्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेटल्स की बनी होती हैं उससे दिक्कत होती है। इससे बचने का 2-3-4 उपाय हैं। पहला ग्लेवेनाइजेशन, दूसरा ऑयलिंग, ये आप थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब दूसरी बात आती है रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी, जब फैट और ऑयल्स को रखा जाता है तो वो रेंसाइड हो जाते हैं और उनका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। अब इस चीज़ से उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इतने दिनों में, तो इस चीज़ से उनको बचाने के लिए हम लोग उनको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट उन चीज़ों में ऐड किया जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स, या तो उनको हम लोग, वो जो फूड है उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखें ताकि उनका ऑक्सीडेशन कम हो जाए। इसी से जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, सिंपल सा बात यही है। अब उसके साथ एक्टिविटीज़ हैं, उधर सारे मैंने एक्टिविटीज़ डिस्कस करा दी थी, लेकिन एक्टिविटी 1.1 कुछ नहीं शो कर रहा है। एक्टिविटी 1.1 का मतलब यही है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देता है। बेसिकली मैग्नीशियम है, उसको रिएक्ट कराया जाता है O2 के प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 1.1 में, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग उसको जलाने से पहले उसको रब करते हैं कि अगर मैग्नीशियम पे कोई लेयर जम गया होगा ऑक्सीजन का, तो वो सैंड पेपर से हम लोग रब करेंगे तो वो हट जाएगा। एक्टिविटी 1.2 में बेसिकली ये रिएक्शन दिखाया गया है कि PbNO3 लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया जाता है, तो वो पोटेशियम लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। बेसिकली यही हो गया है। इधर इस उसमें बताया गया है कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में। मैंने 4 चीज़ें आपको शुरुआत में ही बताई थी कि 4 चीज़ें होती हैं। पहला, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर की बात की गई है। उसके बाद सेकेंड, एक्टिविटी 1.3 में हुआ है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोग को इवोल्यूशन ऑफ गैस बताया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 निकल रही है, और जब होता है तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। एक्टिविटी 1.3 में यही बताया गया है। इधर एक्टिविटी 1.6 में कुछ नहीं, PbNO3 होल ट्वाइस 2PbO 4NO2 प्लस O2। इसमें यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड की जा रही थी, तो हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो आप आराम से बता सकते हैं ये क्या है और कैसे है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त विथ फुल with covering all important topics, all activities and everything.